नमस्कार। आज हम एक ऐसे आइडिया के सफर पर निकलने वाले हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की। एक ऐसा विचार जो पहले बस एक सपना था और फिर वो एक ऐसी ताकत बना जिसने बड़े बड़े देश बनाए भी और मिटा भी दिए। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर एक देश होता क्या है? मतलब आज के ज़माने में तो ये हमें बहुत नॉर्मल लगता है ना। एक बाउंड्री होती है, एक सरकार, अपनी एक पहचान। पर ज़रा सोचिए, कुछ 100 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। तब लोग किसी देश के नहीं बल्कि किसी राजा के या किसी साम्राज्य के हुआ करते थे। ये जो नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य का आइडिया है ना, ये असल में इतिहास में काफ़ी नया है। तो फिर ये आइडिया आया कहाँ से? इसकी शुरुआत किसी राजनीतिक भाषण या जंग से नहीं हुई थी, बल्कि एक आर्टिस्ट के बहुत ही खूबसूरत सपने से हुई थी। साल था 1848। एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई। इसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां राजा महाराजा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। अलग अलग देशों के लोग अपने अपने झंडे लेकर एक लंबी लाइन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और जमीन पर क्या पड़ा है? राजाओं के टूटे हुए ताज और सिंहासन। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था कि दुनिया अब किसी राजा की जागीर नहीं बल्कि हम सब नागरिकों का घर बनेगी। और ये सपना सबसे पहले हकीकत में बदला फ्रांस में। यहीं से वो चिंगारी उठी जिसने देखते ही देखते पूरे यूरोप को अपनी आग में ले लिया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने पहली बार दुनिया को बताया कि देश राजा से नहीं बल्कि उसके नागरिकों से बनता है। पावर राजा के हाथ से निकलकर आम लोगों के पास आ गई और एक साझा पहचान बनाने के लिए क्या कमाल के कदम उठाए गए। लापात्री यानी पितृभूमि और लेसितोवाया यानी नागरिक जैसे नए विचार सामने आए। राजशाही का झंडा हटाकर नया तिरंगा झंडा अपनाया गया और सबसे बड़ी बात, पूरे देश के लिए एक जैसा कानून। ये बहुत बड़ा कदम था क्योंकि इसी के साथ जो लोग कल तक राजा की प्रजा थे वो अब देश के नागरिक बन गए थे। और फिर इतिहास के स्टेज पर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसे आज भी कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है, नेपोलियन बोनापार्ट। सवाल यह है कि वो क्रांति का बेटा था या फिर उसी का कातिल। नेपोलियन के इस विरोधाभास को ये स्लाइड बखूबी दिखाती है। एक तरफ देखिए, वो एक हीरो है। उसने 1804 में नेपोलियन ने कोड लागू किया और ये कोई मामूली चीज नहीं थी। कानून के सामने सब बराबर, सबको अपने संपत्ति का अधिकार, जन्म से मिलने वाले सारे प्रिविलेजेस खत्म। ये वही आइडियाज थे जिनके लिए क्रांति हुई थी और उसकी सेना जहां जहां गई ये विचार भी साथ साथ गए। लेकिन अब दूसरा चेहरा देखे। उसी नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी का गला घोट दिया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी और नौजवानों को जबरदस्ती अपनी फौज में भर्ती करने लगा। तो क्या था वो, एक सुधारक या एक तानाशाह? सच तो ये है कि वो दोनों था। अब नेपोलियन के इन कदमों से पूरे यूरोप के पुराने राजा महाराजा बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि ये जो क्रांति की आग है ना, ये उनके सिंहासन तक भी पहुंच जाएगी। और बस यहीं से शुरू हुआ टकराव का एक बिल्कुल नया दौर। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया। इसके बाद यूरोप की बड़ी शाही ताकतों ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने वियना में एक मीटिंग की। उनका मकसद सिर्फ एक था, घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाना। वो क्रांति से पहले वाला पुराना यूरोप वापस लाना चाहते थे। मतलब राजाओं का राज फिर से मजबूत करना और राष्ट्रवाद जैसे खतरनाक आइडियाज को जड़ से उखाड़ फेंकना। इसी पुरानी सोच को रूढ़िवाद या कंजर्वेटिज्म कहा गया। इस मीटिंग के जो मास्टरमाइंड थे, ऑस्ट्रिया के ड्यूक मेटरनिख, उन्होंने एक बहुत मशहूर बात कही थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इससे पता चलता है कि वो लोग फ्रांस से निकले इन नए विचारों से कितना ज्यादा डरते थे। उन्हें मालूम था कि इन विचारों को सरहदों में कैद करके नहीं रखा जा सकता। लेकिन आप विचारों को भला कैसे कैद कर सकते हैं? जब राष्ट्रवाद पर खुलेआम पाबंदी लगा दी गई तो ये आंदोलन अंडरग्राउंड हो गया। पूरे यूरोप में गुप्त संगठन यानी सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगीं, जो छिपकर क्रांति की मशाल जलाए हुए थीं। इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे इटली के जुसेप्पे मज़ीनी। मैज़ीनी के लिए राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीति नहीं, एक जुनून था, एक मिशन था। वो मानते थे कि भगवान ने ही देशों को बनाया है और इटली को टुकड़ों में बटा हुआ नहीं बल्कि एक राष्ट्र बनकर रहना ही होगा। मैज़ीनी के विचार इतने पावरफुल थे कि ड्यूक मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन तक कह डाला। सोचिए, एक अकेला क्रांतिकारी पूरे यूरोप की राजशाही के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। तो दशकों के संघर्ष, क्रांतियों और इन गुप्त आंदोलनों के बाद
आखिरकार वो वक्त आया जब राष्ट्रवाद का सपना हकीकत में बदलने लगा। चलिए अब देखते हैं कि जर्मनी और इटली जैसे महान राष्ट्र आखिर बने कैसे। जर्मनी को एक करने का सपना तो बहुतों ने देखा था, लेकिन इसे सच कर दिखाया प्रशिया के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने। उनकी पॉलिसी सपनों या भाषणों की नहीं थी, बल्कि ब्लड एंड आयरन यानी लोहे और रक्त की थी। उनका सीधा मानना था कि देश बातचीत से नहीं, फौज की ताकत और जंग से बनता है। और उन्होंने ठीक यही किया। 7 सालों के अंदर 3 बड़ी जंगें जीतीं और 1871 में एक मजबूत एकीकृत जर्मनी बना दिया। इटली की कहानी थोड़ी सी अलग थी। यहाँ यूनिफिकेशन किसी एक इंसान ने नहीं किया, बल्कि 3 बड़े किरदारों ने मिलकर किया। मैज़िनी, वो थे इस आंदोलन की आत्मा, जिन्होंने अपने विचारों से लोगों को जगाया। काउंट कावुर, वो थे इसका दिमाग, जिन्होंने अपनी कूटनीति और डिप्लोमेसी से रास्ता बनाया। और ग्युसेप गैरिबाल्डी, वो थे इसकी तलवार, जिन्होंने अपनी रेड शर्ट सेना के साथ जंग के मैदान में इसे हकीकत बनाया। आत्मा, दिमाग और तलवार, जब ये तीनों मिले, तब जाकर 1861 में एक यूनिफाइड इटली का जन्म हुआ। तो जर्मनी बन चुका था, इटली भी बन चुका था, राष्ट्रवाद की बड़ी जीत हुई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अब इस कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आने वाला था, जब राष्ट्रवाद का उदार चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते राष्ट्रवाद का मतलब ही बदल गया। अब ये सिर्फ अपने देश को आज़ाद कराने का आइडिया नहीं रहा, ये आक्रामक हो गया। अब इसका मतलब अपने देश से प्यार करना कम और दूसरे देशों से नफरत करना ज्यादा हो गया। ये साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म में बदल गया, जहां हर बड़ा देश दूसरे पर कब्जा करना चाहता था। इसका सबसे भयानक रूप बाल्कन क्षेत्र में दिखा, जिसे यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। यहाँ के छोटे छोटे देश आपस में भी लड़ रहे थे, और रूस, जर्मनी, इंग्लैंड जैसी बड़ी ताकतें अपना दबदबा बनाने के लिए इस आग में घी डाल रही थीं। और यही टेंशन, यही तनाव एक दिन इतना बढ़ा कि इसने पहले विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का दी। तो हम इस कहानी के आखिर में उसी सवाल पर वापस आ गए हैं। आखिर राष्ट्रवाद है क्या? एक ऐसी ताकत जो लोगों को जोड़कर महान देश बनाती है, या फिर एक ऐसी भावना जो दुनिया को भयानक युद्धों की आग में झोंक देती है? शायद इसका जवाब है दोनों। और यही इस विचार की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी।